अगर चीनी की 1 रुपए की कीमत बढ़ती है तो 5 अरब रुपए, 5 अरब रुपए इस शुगर माफिया की जेब में जाते हैं। 70 अरब रुपए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ऑयल रिफाइनरीज की जेब में जाएंगे। 70 अरब रुपए। ये वो कंपनीज जिन्होंने $20 पे तेल खरीदा था, उनके अब जहाज आए और वो $40 वाली कीमत इस कौम से वसूल करेंगे। आप कभी सोचे ना, ये लोग क्यों इक्तदार में रहते हैं? ये इक्तदार में क्या आवाम की खिदमत करने के लिए रहते हैं? ये आपके हालात को बदलने के लिए रहते हैं? ये गरीब को रोजगार देने के लिए रहते हैं? ये आपके मुंह में रोटी डालने के लिए रहते हैं? नहीं। बिजली सस्ती करने के लिए रहते हैं? नहीं। ये अपने जेब भरने के लिए रहते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात। ये करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन में खर्च करते हैं और फिर आके अरबों रुपए कमाते हैं हुकूमत में आके। रियासत मदीना में ये होता है कि खलीफा बैठा हुआ हो और उसके आसपास लोग जो बैठे हुए हो वो माल बना रहे हो, पैसे बना रहे हो, और जब उन पे उंगली उठे तो खलीफा आ जाए उनका दिफा करने के लिए। ये होता था रियासत मदीना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब से पेट्रोल के 25 रुपए बढ़े हैं, एक बात जोरों शोर से हो रही है, वो है माफिया की। वज़ीर आज़म इमरान खान एक ज़माने में आपको याद होगा, हर तकरीब में जब भी वो तकरीर करते थे तो कहते थे मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा, माफिया के खिलाफ हम जा रहे हैं और एक एक को मैं जो है वो आखिर तक पहुंचाऊंगा, जेल में डालूंगा, उनसे पैसे लूंगा। लेकिन अब क्या हुआ, इमरान खान ने उस माफिया का तस्करा करना, उसका जिक्र करना छोड़ दिया। आपने गौर किया वो क्या वजूहत थी? क्या हुआ इमरान खान ने कहा? अब वो नहीं कहते अपनी तकरीरों में कि माफिया के खिलाफ में एक्शन। हुआ कुछ यूं है कि वजीर आजम इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोग आ गए हैं जो खुद अपने आप में माफिया हैं। वजीर आजम इमरान खान जब ये टर्म यूज करते थे, ये इस्तेलाह यूज करते थे, तो उनकी मुराद होती थी नून लीग और पीपल्स पार्टी। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी वो कहते थे ये लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये माफिया हैं और ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है, मुल्क का पैसा लूट लिया इन्होंने, बैरून मुल्क ले गए, स्विस अकाउंट्स में रख दिए हैं, लंदन में जायदादें बना ली हैं। ये सब मैं वापस लेके आऊंगा, इन माफिया से इस कौम की जान छुड़ाऊंगा। लेकिन अब आटा गायब हो जाता है, चीनी गायब हो जाती है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, बिजली जो है वो आसमानों पर है, लोड शेडिंग अपनी इंतहा को पहुंच गई है, और ये सारे जो माफियाज हैं ये इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद है। और इमरान खान को ये कैसे इन्होंने कैप्चर कर लिया है, बात समझ रहे हैं? यानी इमरान खान को इस तरह इन्होंने मफलूज कर दिया है कि ये जो कहते हैं इमरान खान वही करते हैं। वो कौन कौन लोग हैं उनके मैं नाम आपको बताऊं, पूरी तफसील में आपको बताऊंगा कि इमरान खान को किस तरह इन लोगों ने मफलूज किया है। कह लीजिए कि ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं इमरान खान को और पैसा बना रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी आरा जरूर दीजिए, बोलिए जरूर। बोलना बहुत लाजिम है। आपको जो लगता है, आपका जो नजरिया है, चाहे आपका ताल्लुक जिस जमात से भी हो, आप पाकिस्तानी हैं, आप यहीं पे रहते हैं, आपका ओढ़ना बिछोड़ना पाकिस्तान है, इसलिए आपका राय रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि अब इमरान खान जो इलेक्शन से पहले दावा करते थे कि उनके पास एक टीम है, वो जैसे ही हुकूमत में आएंगे तब्दीली 100 दिनों में आएगी। आपको याद होगा 100 दिन के वादे होते थे, 90 दिन के वादे होते थे। 90 दिन में वो कहते थे मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, 100 दिन में मैं तब्दीली ले आऊंगा। लेकिन आज तकरीबन 2 साल होने को हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इमरान खान बजायर खुद बहुत कुछ करना चाहते हैं, तब्दीली वो लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम जो उन्होंने जिस तरह सोचा था उस तरह उनको टीम मिली नहीं, या फिर जिन पर उन्होंने एतमाद किया था उन्होंने उन्हें धोखा दिया। हुआ कुछ यूं कि जब ये हुकूमत बनी, जिस तरह भी हुकूमत बनी, इस हुकूमत के बनने पे भी कई सवालात हैं। जिस तरह इमरान खान को वजीर आजम बनाया गया, एक सोच थी, एक डॉक्ट्राइन थी कि मुल्क में तब्दीली लाई जाएगी, हर चीज, हर सेक्टर, हर शोबे में एक इनकलाब लाया जाएगा, और एक अगले 5 सालों में 2018 से 2023 तक पाकिस्तान को इस तरह रिफॉर्म किया जाएगा कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें इस पर रश करें कि पाकिस्तान में अब हकीकी तब्दीली आई है। लेकिन पिछले 2 साल में जो इस मुल्क के साथ हुआ है, जो इस अवाम के साथ हुआ है, और जो मिडिल क्लास के साथ हुआ है, यहाँ की जो मिडिल क्लास है वो जिस तरह मुश्किलात का शिकार हुई है इस महंगाई के हाथों,
इस बेरोजगारी के हाथों, लोग स्कूलों में लोगों के पास फीस नहीं है कि वो स्कूलों की फीस दे सके, यूनिवर्सिटी से जो तालिब इल्म है वो अपनी डिग्रियां लेके निकल रहे हैं लेकिन जॉब मार्केट में जॉब्स नहीं। आखिर ये हुआ क्यों? हुआ ये इस तरह कि वजीर आजम इमरान खान जब हुकूमत में आए शुरू में, तो कुछ लोग थे उनके अपनी काबीना में या तहरीक इंसाफ में कुछ लोग थे जो इमरान खान को कैप्चर करना चाहते थे। इमरान खान वो चाहते थे कि वो पावर खुद इस्तेमाल करें। इमरान खान की सोच थी कि असद उमर जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो एक इनकलाबी तब्दीली लेके आएंगे, इसलिए उन्होंने जब इमरान खान ने हल्फ उठाया, अपनी काबीना का हल्फ उठाया, अपनी काबीना का इंतखाब किया, तो उन्होंने असद उमर को वजीर खजाना बनाया। लेकिन असद उमर साहब ने भी इकोनॉमी को समझने में इतना वक्त लगा दिया कि हम कहीं के नहीं रहे। बहुत सारे हलकों से दबाव था कि आईएमएफ के पास चले जाना चाहिए, लेकिन असद उमर की ये ख्वाहिश थी कि अभी आईएमएफ के पास ना जाया जाए। लेकिन वो प्रेशर इतना बना सिविल सोसाइटी का, मुक्तदर हलकों का, वो इंटेलिजेंसिया जो है, जो बहुत सारे हुकूमतों को, हमारी रियासत को अपने तबसरे तज्जिए या एनालिसिस देती है, उनका ख्याल था कि जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। आपको याद होगा जब ये हुकूमत आई थी तो इमरान खान ने अपनी एक इकोनॉमी की टीम बनाई थी, उसमें एक मामला भी हुआ था, एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वो भी आपको याद होगी, जो आतिफ मियां के हवाले से हुई थी, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक अपनी टीम बनाने की कोशिश की थी। उसमें फरूक सलीम साहब को भी इंक्लूड किया गया था, और जो कि आजकल फरूक सलीम साहब के तबसरे तज्जिया आप सुनते हैं, किस तरह वो जो है वो बखिए उधेड़ देते हैं इस हुकूमत के। मामला ये हुआ कि वो जो एक टास्क फोर्स बनी वो चल नहीं पाई, एक एक करके लोग उससे अलग होते रहे, उसकी कई वजूहात सामने आती रही, लोग अपने शिकवे शिकायतें करते रहे कि कोई फैसला नहीं होता, फैसला हो जाता है तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फैसला हुआ, मुक्तदर हलकों ने भी ये फैसला किया कि इस हुकूमत को कुछ टेक्नोक्रेट्स दिए जाएं, कुछ एडवाइजर्स दिए जाएं। जब इस हुकूमत के साथ इमरान खान की काबीना में कुछ टेक्नोक्रेट्स, कुछ एडवाइजर्स आए, जिसकी पहली मिसाल जो थे वो हफीज शेख थे। असद उमर को रिप्लेस किया हफीज शेख ने, और दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान की वाकफियत ही नहीं थी हफीज शेख के साथ। उनकी पहली मुलाकात हुई थी जब हफीज शेख साहब वजीर आजम इमरान खान के पास मिलने गए, और वो फिर एडवाइजर टू फाइनेंस वजीर आजम के उन्हें बनाया गया। तो वो डेफिनेटली मुक्तदर हल्के थे, उनकी तरफ से उन्हें लाया गया था। उसकी वजह ये थी कि हफीज शेख के पास एक एक्सपीरियंस था, वो मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ काम कर चुके थे, पीपल्स पार्टी के टाइम पे वो वजीर खजाना रहे थे, तो उनसे उम्मीदें थी कि वो कुछ बेहतरी लाएंगे। ये वो पहला इंतखाब था जो सबसे कह लीजिए नाकामी का आगाज था। अब क्यों था? आप ये सोचेंगे कि हफीज शेख का इंतखाब नाकामी का आगाज क्यों था। उसकी वजह ये थी कि वजीर आजम इमरान खान ने ये दावा किया था कि वो नया पाकिस्तान बनाएंगे। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले वजीर आजम कहते थे वो नौजवान क़यादत को सामने लेकर आएंगे। जब वजीर आजम इमरान खान का असद उमर की जगह हफीज शेख का इंतखाब हुआ, तो सबको मालूम हो गया कि अब हम उसी ट्रैक पे चले गए हैं, क्योंकि हफीज शेख कोई नया आदमी नहीं है इस मुल्क के साथ या इसकी इकोनॉमी के साथ। हफीज शेख साहब के बारे में ये था कि हफीज शेख साहब शायद बेहतर नेगोशिएशन करेंगे आईएमएफ के साथ, मामला बेहतर करेंगे। उन्होंने एक डील फाइनल भी की, लेकिन वो डील अवाम के हक में नहीं थी। वजीर आजम इमरान खान साहब की जब आईएमएफ के वक्त से मुलाकात हुई थी, बाकायदा ये अखबारों में कोट भी हुआ, शहबाज राना साहब ने ही एक जगह बताया, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, इकोनॉमी को बहुत क्लोजली वो रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक का एक वफ्द गया इमरान खान साहब के पास, तो इमरान खान ने कहा कि मेरी आवाम का बुरा हाल हो गया। वर्ल्ड बैंक के वफ्द को कहा, फिर आईएमएफ के वफ्द को भी इस तरह ही कुछ मामला रहे। इमरान खान को ये इदराक था कि आवाम के बुरे हालात हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बेबस महसूस किया। अब ये बेबसी क्यों महसूस की इमरान खान? उसकी वजह ये थी कि इमरान खान को भी हुकूमत चलाने का कोई तजर्बा नहीं था, और फिर अगर आपके पास तजर्बा ना हो और आपके पास टीम इतनी नालायक हो, अहमक हो, या फिर उनके अपने अपने मफादात हो, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस टीम ने, जो इमरान खान ने टीम बनाई, उन्होंने अपनी जेबें तो भरी और अवाम की जेबें खाली की। उसकी पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा। हुआ ये कि फिर ये मामलात आगे चले, हफीज शेख साहब आए, हफीज शेख साहब ने टेक ओवर किया फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और फिर उनसे एक उम्मीद जागी कि शायद वो मामलात को बेहतर करेंगे।
लेकिन हफीज शेख साहब वो सारे फैसले करते रहे जो अवाम के खिलाफ थे और तहरीक इंसाफ की जो एक सियासी साख थी उसके खिलाफ थे। तहरीक इंसाफ का उसको नुकसान होने लगा। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग थे जो उसको आके डिफेंड करते थे। आप गौर कीजिए, ये वही लोग होते हैं जो इस तरह के जो एडवाइजर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनके फैसलों को वही लोग आके डिफेंड करते हैं जो उन्हीं की कैटेगरी में। अब लेटेस्ट मिसाल जो है वो 25 रुपए जब पेट्रोल बढ़ा है और नदीम बाबर के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनके अपने मफादात हैं। और ये वही नदीम बाबर हैं जो 2 महीने पहले इस कौम को बता रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में 20 रुपए पर बैरल जो है वो डॉलर, 20 रुपए डॉलर पर बैरल जो है वो ये हो गया है ऑयल, तेल, लिहाजा अब पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन आने वाले। लेकिन सब कुछ उसके उलट हुआ ये कि अब 2 महीने बाद 25 रुपए के तेल बढ़ गए हैं। और तारीख में ये पहली बार हुआ है कि यकुम आने से पहले ही, किसी भी महीने की यकुम आने से पहले ही जो कीमत है उसमें इजाफा कर दिया जाए और 25 रुपए का इजाफा कर दिया जाए। ये भी तारीख में पहली बार हुआ है। ये सब हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है कि नदीम बाबर साहब के अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नदीम बाबर साहब ने जब वजीर आजम इमरान खान की टीम को ज्वाइन किया था, तब से ही उन पे सवालात उठ रहे थे कि उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वजीर आजम इमरान खान को उनके पुराने बयानात याद दिलवाए जा रहे थे कि आप बात करते थे कि अगर आप इक्तदार में आते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान की काबीना में सारे वो लोग हैं जो उस मिनिस्ट्री के इंचार्ज भी हैं, वो सरबराह भी हैं, वो फैसले कर रहे हैं उस मिनिस्ट्री के, और वही कारोबार भी उन्हीं का है। नदीम बाबर साहब का ताल्लुक पेट्रोलियम और एनर्जी से है। उनके अपने एनर्जी ओरिएंट पावर के अंदर शेयर्स हैं, बाकायदा वो बर्मिला उसका इजहार भी करते हैं कि हाँ मेरे शेयर्स हैं लेकिन माइनॉरिटी शेयर्स हैं। अब उनसे पूछा ये जाए माइनॉरिटी शेयर्स हैं लेकिन मफाद तो है ना आपका। लेकिन इमरान खान की इस तरफ तवज्जो दिलवाने के बावजूद भी इमरान खान ने इसको इग्नोर किया। आप ये बात याद रखिएगा, नदीम बाबर को इमरान खान एक दिन फारिग जरूर करेंगे। या तो नदीम बाबर खुद रिजाइन करेंगे, या फिर उनसे रिजाइन लिया जाएगा, या फिर इमरान खान उन्हें बरतरफ कर देंगे। ये मामला होगा। उसकी वजह यह है कि ये मामला बहुत खराब हो रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया। फवाद चौधरी साहब ने कहा हमसे तो 25 रुपए का दिफा नहीं हो रहा, लेकिन नदीम बाबर आए उमर अयूब के साथ और उन्होंने दिफा करने की कोशिश की। मामला तो यहाँ तक हुआ कि उमर अयूब ने फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में कहा कि उनके जो नून लीग की हुकूमत थी उसके दौर में पेट्रोल हमसे ज्यादा महंगा था इस हुकूमत में। उस वक्त जो है वो कौन हुकूमत में था? तो वहां पे लोगों ने कहा कि भाई आप हुकूमत में थे। उमर अयूब उस वक्त जो है वो नून लीग का हिस्सा हुआ करते थे। अब वही लोग जो घिसे पिटे हैं, वही लोग जो चल चुके हैं, आजमाए जा चुके हैं, और ये लोग हर हुकूमत में इक्तदार में रहते हैं। ये क्यों रहते हैं? आप कभी सोचे ना, ये लोग क्यों इक्तदार में रहते हैं? ये इक्तदार में क्या आवाम की खिदमत करने के लिए रहते हैं? ये आपके हालात को बदलने के लिए रहते हैं? ये गरीब को रोजगार देने के लिए रहते हैं? ये आपके मुंह में रोटी डालने के लिए रहते हैं? नहीं। बिजली सस्ती करने के लिए रहते हैं? नहीं। ये अपने जेब भरने के लिए रहते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन में खर्च करते हैं और फिर आके अरबों रुपए कमाते हैं हुकूमत में आके। तो ये नदीम बाबर हो गए, आपके रजाक दाऊद हो गए। जहांगीर तरीन के साथ क्या हुआ? जहांगीर तरीन को वजीर आजम ने एग्रीकल्चर टास्क फोर्स का सरबराह बना दिया। वो जिसका कारोबार था, चीनी का कारोबार था, वो अपने आप को फार्मर कहता है, उसका ये पूरा काम है कि वो फसल उगाता है और बेचता है। उसे ही आपने एक रिफॉर्म के लिए एक टास्क फोर्स का सरबराह बना दिया। फिर उसे आपने चीनी स्कैंडल में पकड़ा तो वो जो है वो लंदन जाके बैठ गया। क्यों जहांगीर तरीन को ईसीएल पे नहीं डाला गया? क्यों उनको जो है वो अब इंटरपोल के जरिए वापस नहीं लाया जाता? जब चीनी के बारे में कहा गया कि जहांगीर तरीन जो है वो उसके जिम्मेदार हैं, तो क्यों उनका अब एहतसाब नहीं होता? असद उमर से उस हवाले से पूछा गया तो कि जहांगीर तरीन का नाम ईसीएल में क्यों नहीं डाला गया, तो वो कहते हैं कि सिर्फ असद उमर का नाम थोड़ी है उस रिपोर्ट, शरीफ खानदान का भी है। क्या इसलिए इस हुकूमत को, नए पाकिस्तान को वोट दिया था इस अवाम ने कि हमें ये कहा जाए कि हमारा जो नया पाकिस्तान है और जो पुराना पाकिस्तान है वो तो सभी एक जैसा है? वो अगर चोर थे, ठीक है, हम चोर हैं तो वो भी तो चोर थे। मतलब इसलिए तो इस हुकूमत को इंतखाब नहीं किया था ना पाकिस्तानियों ने।
पाकिस्तानियों की होप, जो उम्मीदें थी इस हुकूमत से, इसलिए तो नहीं थी कि हमें ये कहा जाए कि शरीफ खानदान चोर है इसलिए हम भी चोर हैं, हम भी चोरी कर रहे हैं, जहांगीर तरीन इसलिए चोरी कर रहा है, जहांगीर तरीन का नाम है तो सुलेमान शहबाज का भी तो है, शहबाज शरीफ का भी तो है, मोहन सिलाई का भी तो है। भाई हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आपको हम इक्तदार में लेके आए, आपको वोट दिया, आपको हालात बदलने के लिए इंतखाब किया आपका, आप जो है वो कहते हैं सब चोर हैं इसलिए हम भी चोर हैं। अब मामला ये है कि जो चीनी है उसकी कीमत वजीर आजम ने हुक्म दिया था कि 70 रुपए पे लाई जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बकायदा हुक्म दिया, और फिर हुकूमत ने कहा ठीक है, अब शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब 70 रुपए। आप बताएं कौन से जो है वो स्टोर पे 70 रुपए की मिल रही है, कहां पे 70 रुपए की मिल रही है? अगर चीनी की 1 रुपए की कीमत बढ़ती है तो 5 अरब रुपए, 5 अरब रुपए इस शुगर माफिया की जेब में जाते हैं। आज 90 रुपए की चीनी है, आप अंदाजा लगाएं कितने अरबों रुपए आज भी उनकी जेबों में जा रहे हैं। वो तो मजे में है, वो तो खुश है, उनका किसने क्या कुछ उखाड़ लिया, उनका क्या कुछ किसी ने बिगाड़ लिया, उन्हें किसी ने जाके थोड़ी ना गिरफ्तार कर लिया। नए पाकिस्तान की बात होती थी, फिर वजीर आजम इमरान खान साहब बात करते हैं कि रियासत मदीना, रियासत मदीना में ये होता है कि खलीफा बैठा हुआ हो और उसके आसपास लोग जो बैठे हुए हो वो माल बना रहे हो, पैसे बना रहे हो, और जब उन पे उंगली उठे तो खलीफा आ जाए उनका दिफा करने के लिए, ये होता था रियासत मदीना। ये तो जब आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो आप उस रियासत मदीना की नाउजुबिल्लाह तौहीन करते हैं। आप वो बात करते हैं जो आप कर नहीं सकते, वो बात आप करते हैं जिसके आप करीब को छू नहीं सकते, वो बात आप करते हैं, और फिर आप इस्लाम और रियासत मदीना और इंसाफ की बात करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में इमरान खान की जो काबीना में मुंतखब लोग हैं उनकी नहीं सुनी जाती। 16 जून को एक काबीना का इजलास होता है जिसमें नदीम बाबर साहब ब्रीफिंग देते हैं। नदीम बाबर साहब बताते हैं कि ये मामलात हैं, काबीना और वजीर आजम उनको रिजेक्ट कर देते हैं कि आप जो भी जवाब दे रहे हैं वो तसल्ली बख्श नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, 26 तारीख को 25 रुपए की कीमत बढ़ जाती है। मामला फिर किसके हाथ में? हुआ कुछ यूं कि जब काबीना का इजलास खत्म हुआ तो नदीम बाबर साहब अपने कुछ टीम के साथ पहुंच गए वजीर आजम पाकिस्तान के पास। वजीर आजम पाकिस्तान को उन्होंने बताया कि अगर हमने कीमतें ना बढ़ाई तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है ये ऑयल नहीं लाएंगी, तेल नहीं लाएंगी मार्केट में, और ये जो शॉर्टेज चल रही है वो रहेगी। तो वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा ठीक है, फिर आप जिस तरह बेहतर समझते हैं आप कर लें। फिर आए एडवाइजर ये नदीम बाबर साहब, और इन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, 25 रुपए बढ़ा दिए, यकम तारीख का इंतजार भी नहीं किया, उगरा की मंजूरी का भी इंतजार नहीं किया, और 25 रुपए बढ़ा दिए। अब 70 अरब रुपए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ऑयल रिफाइनरीज की जेब में जाएंगे। 70 अरब रुपए। ये वो कंपनीज जिन्होंने $20 पे तेल खरीदा था, उनके अब जहाज आए और वो $40 वाली कीमत इस कौम से वसूल करेंगे, यानी $20 पर बैरल का ये इजाफा इस कौम से वसूल करेंगे। इसलिए 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं ताकि आपकी और मेरी जेब से 70 अरब रुपए निकाले जा सके। दिलचस्प बात एक और ये है कि इस तरह के जो भी फैसले हैं, तकरीबन इमरान खान की काबीना में 15 के करीब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, 15 के करीब, यानी ये तारीख में नहीं हुआ। एक वजीर आजम की आप मुझे लिस्ट बता दें जिसके स्पेशल असिस्टेंट जो है वो 15 के करीब हो। जफर मिर्जा साहब, उन पे सवालात उठे तो फिर उन्होंने कहा कि शर्मिंदगी है। फिर एक जो दवाई थी, यूके ने कहा कि वो मौसर साबित हो सकती है कोविड की, इनकी जिम्मेदारी थी, इनके अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री इनके अंडर थी, इन्होंने करना था काम। और जी अफसोस है वो गायब हो गई, माफिया ने उठा ली, माफिया ने जो है वो होर्डिंग कर ली, जखीरा कर ली, हमें अफसोस है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अवाम को वैसा नहीं करना चाहिए। सब अवाम करें, सब अवाम ने करना है। अवाम ने आपको माल पानी बनाने के लिए इक्तदार दे दिया है, हुकूमत में बिठा दिया है, काबीना में बिठा दिया है, वजीर बना दिया है, इंपोर्ट आपको कर दिया है और जिम्मेदारियां आपको दी है, अब अवाम आपको भुगते। जफर मिर्जा साहब का ये हाल है। शहबाज गिल की मिसाल लें, बेतुकी बातों को आके वो डिफेंड कर रहे होते हैं, और शहबाज गिल उन लोगों को डिफेंड कर रहा होता है जो उसी के स्पेशल असिस्टेंट, यानी वो तो हॉनरी बेचारा सर्विस कर रहा है, और उसको आप देखें तो वो ना तो स्टेट मिनिस्टर है उसका दर्जा है, ना फेडरल मिनिस्ट्री का दर्जा है, लेकिन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ये उन्हीं का कर रहा है जो माफिया है। आके ये उन्हीं के जो है वो बता रहा होता है और कौम को कि कितना अच्छा काम किया है कि 25 रुपए बढ़ा दिए। यानी ये आप अवाम को ये बता रहे हैं कि हमने पेट्रोल 25 रुपए बढ़ा दिए हैं तो आप पे एहसान किया है, हम तो 31 कर सकते थे उसको, हमने 25 किया है। ये अवाम को ये बताया जाए।
कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एहसास होता है इस अवाम का। और आप यकीन करें, इस हुकूमत को और वजीर आजम इमरान खान को इतना अफसोस होगा इक़्तिदार से जाने के बाद, इतना अफसोस होगा कि आप, ये वजीर आजम इमरान खान इसका इजहार करेंगे। ये सारे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो पैसे बना रहे हैं, माल पानी बना रहे हैं, और इनका मकसद ही ये है, ये इमरान खान को कामयाब होता नहीं देखना चाहते, ये अपनी जेबों को भरना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि इनको भी मालूम है कि वजीर आजम इमरान खान अब है, कल नहीं होगा। अगर 2023 तक इसका इक़्तिदार रहा भी, तो 2023 का इलेक्शन इमरान खान, अगर अगर वही मामलात ना हुए जो 2018 में थे, 2023 का इलेक्शन अगर इमरान खान अपनी सीट जीत जाए तो बड़ी बात है। अपनी सीट अगर इमरान खान जीत जाए तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी बात होगी 2023 के इलेक्शन में। ये लोग इस अवाम के साथ वो कर रहे हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आए, आप उसे जलील करें, आप उसकी बेइज्जती करें, आप उसकी तौहीन करें, और उसके बाद आप उसके घर चले जाएं और आप उससे ये उम्मीद रखें कि शायद वो आपको मेहमान समझेगा और आपको वो सर पे बिठाएगा। अगर वो पाकिस्तान की आवाम हुआ तो मुमकिन है वो ये कर दे, लेकिन अब तब्दीली आ गई है इस अवाम में। अब ये सवाल कर रही है, अब ये पूछ रही है कि जो वादे किए थे, जो दिलासे दिए थे, जो बड़े बड़े नारे लगाए थे नए पाकिस्तान के, कहाँ है वो नया पाकिस्तान? चीनी इस कौम को नहीं मिल रही, बिजली इस कौम को नहीं मिल रही, लोड शेडिंग अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे अपने उरूज पे होगी लोड शेडिंग। अगर इमरान खान का इक़्तिदार ना रहा तो शहजाद अकबर ने भी भाग जाना है, शहबाज गिल ने भाग जाना है, ये रजाक दाऊद ने भाग जाना है, ये बाबर साहब ने भाग जाना है, सब ने भाग जाना है, जुल्फी बुखारी ने यूके चले जाना है। ये सब माल पानी बनाएंगे और फिर इस मुल्क से चले जाएंगे, और जो भुगतना पड़ेगा वो सिर्फ एक शख्स को, वो है इमरान खान। लिहाजा इमरान खान को अब सख्त फैसले करने होंगे और इस माफिया को ठिकाने लगाना होगा। कौम का पैसा इनकी जेबों से निकालना होगा, वरना ये कौम आपको ना माफ करेगी और ना छोड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। सब्सक्राइब देखें नीचे लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन साथ बना हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए, आपकी राय की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।